नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो परसेप्शन का है और उसमें हम आज देखने वाले हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण और अवचेतन प्रत्यक्षण। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण है, इसी इंग्लिश में बोला जाता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसे हम ईएसपी के नाम से भी जानते हैं। और अवचेतन प्रत्यक्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं सबमिनिरल परसेप्शन। ओके, तो इन दोनों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण किसे कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो परामनोविज्ञान जो है उसमें परामानसिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इन परामानसिक घटनाओं का जो परामनोविज्ञान में अध्ययन हुआ, सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है, और उनमें भी जो परामानसिक घटनाएं जिसे कही जाती है उनमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का और साइकोकाइनेसिस का, दोनों का ज़्यादा महत्व रहा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारा जो प्रत्यक्षण होता है ना, जो हम परसेप्शन हमारा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ हमारी दैहिक क्रियाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि जैसे कि हमारे सामने कोई पीक आता है तो हम उसे देखते हैं तो हमारी अंदर की और दैहिक इनकी शरीर की अंदर भी कुछ परिवर्तन होता है। ओके, लेकिन ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का, हमारे दैहिक कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और बिना परिवर्तन के ही हम प्रत्यक्षण करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण। ओके, और उसमें भी बहुत सारे उसके प्रकार हैं, यानी कि उसके प्रकार के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूरबोध किसे कहेंगे। सबसे पहले आपको ये पता चल गया ना अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण किसे कहते हैं, कि जो क्या होता है कि हमारे दैहिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना ही। ओके, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो महाभारत में जो सहदेव था, तो सहदेव को एक प्रकार का उसकी एक ऐसी इंद्रिय थी जिसकी वजह से वो क्या भविष्य के बारे में जान सकता था। तो उसे पहले से ही भविष्य में जो भी घटना घटने वाली थी तो उसे पहले से ही पता चल जाता था कि भविष्य में ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो वो क्या था, वो जो उसके पास जो एक शक्ति थी, वो एक ऐसी इंद्रिय थी उसके अंदर जागरूक थी जिसकी वजह से वो भविष्य के बारे में जान सकता था। तो वो क्या हुआ, वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण ही हुआ। ओके, तो चलिए सबसे पहले दूरबोध की बात करते हैं। दूरबोध में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ कम्युनिकेशन किए बिना ही सामने वाले के दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं, सामने वाले की मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को, उन विचारों को आप बिना कम्युनिकेशन किए ही जान सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं दूरबोध। ओके, दूर का मतलब कि दूर है, और बोध का मतलब फिर भी हमें उसके बारे में ज्ञान हो जाता है, उसके विचारों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये बात हुई आपकी दूरबोध की। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों अतीन्द्रिय दृष्टि। तो अतीन्द्रिय दृष्टि में क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति की जो ज्ञानेंद्रिय होती है ना, उन ज्ञानेंद्रियों को किसी उद्दीपक का एहसास नहीं होता है, यानी कि उद्दीपक के प्रस्तुत हुए बिना ही व्यक्ति उस वस्तु या घटना का क्या कर सकता है, प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर पे बैठे हैं और आपके ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है वो आप ऐसे ही बता सकते हो कि मेरे ऑफिस में ये कुछ हुआ है, अभी हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय दृष्टि। मान लीजिए कि कोई बुक वगैरह, कोई भी आपके कुछ भी आपने देखा, कुछ भी खो गया होगा आपका, तो आप ना किसी से पूछने जाएंगे कि मेरी ये चीज़ खो गई है, तो वो कहाँ पर होगी,
जैसे कि मान लीजिए जो बाबाओं के पास सब जाते हैं ना, कि कोई भी चीज़ खो गई हो, इम्पोर्टेंट चीज़ हो और खो गई और नहीं मिलती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बाबा के पास जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि बाबा जी मेरी ये चीज़ खो गई, कहाँ पर गुम हो गई, वो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वो बाबा जी क्या करेंगे, वहाँ पर बैठे बैठे ही बता देंगे कि बेटा तुम्हारी ये चीज़ ना यहाँ पर पड़ी हुई है, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर ये चीज़ तुमने रखी थी या फिर किसी ने भी लेकर उसके घर में यहाँ इस जगह पर रखी हुई है। तो ये क्या हुआ, अतीन्द्रिय दृष्टि की बात हो गई। ओके, उसके बाद देखते हैं कि प्राक संज्ञान। प्राक संज्ञान का मतलब क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो प्राक संज्ञान का अर्थ है कि भविष्य का ज्ञान होना। प्राक संज्ञान का मतलब क्या होता है, भविष्य का ज्ञान होना। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जो सहदेव वाली बात बताई कि वो भविष्य के बारे में भी बता देता है। कुछ लोग आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में दिया होता है कि इस बाबा जी ने भविष्यवाणी की है कि अगले समय में ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर भविष्य में जब भी ये टाइम आता है तो उस टाइम वो घटना घटती भी है। जैसे कि सहदेव को पता था कि द्रौपदी का वस्त्राहरण होने वाला था, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी कि वो किसी के बिना पूछे किसी को कुछ भी नहीं बता पाता था। ओके, ये उसकी एक मजबूरी थी, जिसकी वजह से ये द्रौपदी के जो भी चीरहरण हुए थे, वस्त्रहरण हुए थे, वो हुए। ओके, वरना वो घटना भी ना घटती। ओके, तो ये बात हो गई आपकी प्राक संज्ञान की, जहाँ पर क्या होता है, भविष्य के बारे में जान सकता है व्यक्ति। ओके, उसके बाद देखते हैं कि साइकोकाइनेसिस। अब देखिए साइकोकाइनेसिस है जिसे पिक्के के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो पिक्के है, पिक्के यानी कि वो मूवी वाला पिक्के नहीं, ओके, साइकोकाइनेसिस वाला पिक्के है ये। तो पिक्के में क्या होगा, तो साइकोकाइनेसिस की मदद से व्यक्ति अपनी इच्छा या शक्ति से बाह्य वस्तु में बिना किसी तरह के शारीरिक बल का उपयोग किए बिना, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी शारीरिक बल का उपयोग किए बिना ही किसी भी वस्तु में परिवर्तन ला देता है, और उसी वस्तु में परिवर्तन लाने में वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं साइकोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं आकाशगामिता। देखिए साइकोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पर खड़ा खड़ा ही सामने जो कुछ चीज़ होगी उसमें परिवर्तन कर देगा, तो उसे हम कहते हैं साइकोकाइनेसिस। वो किसी भी प्रकार का वो सामने, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ओके, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कुछ चीज़ रखी हुई है बड़ी सी, तो व्यक्ति यहाँ पर से कुछ भी अपना शारीरिक बल दिए बिना ही इस चीज़ को हटाकर यहाँ तक ला सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो जादूगर वगैरह जो देखे होंगे, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं ना, बिना किसी चीज़ को छुए ही चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मामला हुआ आपका साइकोकाइनेसिस में। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो किसी भी चीज़ वस्तुओं को बिना शारीरिक बल दिए ही उस चीज़ वस्तु में क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है, तो उसे ही हम कहते हैं साइकोकाइनेसिस। और साइकोकाइनेसिस को ही हम कहते हैं आकाशगामिता। उसे क्या कहते हैं, आकाशगामिता। तो ये नाम भी आपको याद रखना। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आकाशगामिता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आकाशगामिता का मतलब क्या है, साइकोकाइनेसिस। और साइकोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति है सामने, उसके सामने जो भी चीज़ वस्तु रखी है उस चीज़ वस्तु को बिना बल दिए ही, बिना शारीरिक बल दिए ही उस चीज़ वस्तु में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है, उसे ही बोला जाता है साइकोकाइनेसिस। ओके, और इसी आकाशगामिता को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो लेविटेशन बोला जाता है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेविटेशन। ओके, चलिए, तो ये आपको याद रखना है, लेविटेशन। ओके, चलिए, तो ये दुर्बोध में क्या था, पहले मैंने आपको फिर से बता दे रही हूँ कि दुर्बोध में क्या होगा, बिना कम्युनिकेशन किए ही हम सामने वाले के विचारों को, इनकी इच्छाओं को जान लेते हैं। अतीन्द्रिय दृष्टि में क्या होगा
कि हम किसी भी प्रकार की इंद्रियों को हमारे सामने कोई भी उद्दीपक नहीं होगा, फिर भी वो उद्दीपक कहाँ पर है, किसी भी चीज़ कहाँ पर है, उसके बारे में हम ऐसे ही बिना देखे ही बता देते हैं, उसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय दृष्टि। उसके बाद प्राक संज्ञान वाला आपको याद रखना है, सहदेव, महाभारत वाला सहदेव याद रखना है। ओके, तो प्राक संज्ञान में क्या होगा, भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। ओके, और साइकोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, बिना शारीरिक बल दिए ही हम सामने कोई भी जो भी चीज़ वस्तु होगी उसमें क्या कर देंगे, परिवर्तन ला देंगे, उसे ही हम कहते हैं साइकोकाइनेसिस। ओके, आई होप आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अवचेतन प्रत्यक्षण, जिसे हम कहते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। तो सब्लिमिनल परसेप्शन किसे कहते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति उन उद्दीपकों का भी प्रत्यक्षण कर लेता है जिनकी तीव्रता चेतन पहचान या चेतन अवगतता, जिसे हम कहते हैं कंसेंस अवेयरनेस, से बहुत कम होती है। इस तरह के प्रत्यक्षण को अवचेतन प्रत्यक्षण कहा जाता है। देखिए, तो अवचेतन प्रत्यक्षण में क्या होगा कि कभी कभी हमारे सामने उद्दीपक जो होते हैं, तो कुछ उद्दीपक ऐसे भी होते हैं जो हमसे बहुत ही दूर होते हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, फिर भी वो हमारे ध्यान के अंदर एंटर होते हैं। जैसे कि हमने अटेंशन वाले मॉडल में देखा था ना, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे ध्यान में आ जाते हैं और हमारी अंदर उत्तेजना पैदा कर देते हैं। तो ऐसे जो स्टिमुलस होते हैं, ऐसे जो उद्दीपक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो हमारे ध्यान के अंदर एंटर हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि उन पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं अवचेतन प्रत्यक्षण। ओके, तो यहाँ पर अवचेतन जो प्रत्यक्षण है उसके बारे में जो भी अध्ययन किए गए हैं, उनके अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते। तो वहाँ पर बताया गया कि व्यक्ति प्रत्यक्षणात्मक कार्य यानी कि परसेप्चुअल टास्क होते हैं, तो उससे जो भी सूचनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सूचनाओं की जो मात्रा होती है उन्हें क्रम में क्या करते हैं, सजाता है। यानी कि हमारे व्यक्ति के सामने व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है और उसी कार्य से उसे कुछ सूचनाएं मिलती हैं, तो उन सूचनाओं को वो क्रम में सजाता है। क्रम में सजाने का मतलब है कि कुछ थोड़ी सी सूचना होंगी तो उस पर वो पहले ध्यान देगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से वो क्रम में सूचनाओं को क्या करेगा, सजाएगा और उस पर ध्यान देगा। ओके, ये बात बताई। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड। तो देखिए, परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो एक ही व्यक्ति में विभिन्न समय में, अलग अलग समय में जो भी उसकी जो परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड होती है ना, वो अलग अलग होती है। यानी कि एक ही व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी चीज़ को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं, तो आज आप उस चीज़ को देखकर उत्तेजित हुए, लेकिन कल उसी चीज़ को देखकर आपकी उत्तेजना ना भी हो, तो एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग समय में एक ही उद्दीपक के प्रति अलग अलग उत्तेजनाएं होती हैं। फिर तीसरी बात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी दिए हुए प्रत्यक्षणात्मक कार्य जो होते हैं, उसके लिए जो निर्धारित देहली यानी कि उत्तेजन की जो सीमा होती है, निर्धारित देहली का मतलब उत्तेजन की जो सीमा होती है ना, उस उत्तेजन की सीमा में इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए किसी एक आपके सामने एक आम है। ओके, आपके सामने आम है। अब देखिए, आम को देखकर आपको अगर आम अच्छे लगते हैं, तो आम को देखकर आपकी उत्तेजना खाने के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन भी है और दूसरे पर्सन को ये आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो उस चीज़ को देखकर, उस आम को देखकर उसके अंदर किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंट हो गया। यानी कि दोनों चीज़ एक ही है, दोनों के लिए आम ही है, लेकिन दोनों के अंदर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है वो अलग अलग है। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बात उनके जो अवचेतन प्रत्यक्षण के जो भी
जो भी अध्ययन किए गए थे उस अध्ययन के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया था, उसका निष्कर्ष निकाला गया था, कंक्लूजन निकाला गया था, उसमें ये बात देखने को मिली। तो आई होप आपको ये दोनों बातों में समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या है और अवचेतन प्रत्यक्षण क्या है, और इनके बारे में आपको डिटेल्स में पता चल गया होगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।